हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग लास्ट वाले क्लास में टेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे, लेबोरेटरी टेस्ट जो हम लोगों को परमिएबिलिटी फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं, जिसमें सबसे पहला टेस्ट हम लोगों का था कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट। इसके बारे में हम लोग लास्ट वाले क्लास में डिस्कशन करके ये फॉर्मूला हम लोग जो सिंपल Q इजकल टू के इंटू आई इंटू ए होता है, बस उसी से ये फॉर्मूला आपके डिराइव होकर के निकला था। न्यूमेरिकल के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर क्वेश्चन में फॉर एग्जाम्पल Q बाई टी के फॉर्म में नहीं देकर के डायरेक्टली Q दे दिया तो फिर उस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, या नहीं तो फिर आपको टोटल वॉल्यूम बता देगा और टाइम बता देगा, तो फिर आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि है सिंपल चीज़, लेकिन क्या होता है कि एग्ज़ाम में कई बार दे देता है डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज लिख करके वो दे देगा मीटर क्यूब पर सेकेंड में। तो आपको पता होना चाहिए कि ये इसका बात कर रहा है, क्योंकि ये डिस्चार्ज पर यूनिट विथ होता है, तो वो अल्टीमेटली आपको जो वैल्यू आएगा वो आपको ये स्मॉल क्यू हो जाएगा। और अगर लिखता है कि डिस्चार्ज जो है वो आपका 10 मीटर क्यूब का है और 10 सेकेंड्स में, तो समझ में आ जाएगा आपको कि ये टी है और ये आपका कैपिटल क्यू है ये, और ये टी है, तो फिर यहाँ पे क्यू बाई टी करना है। हम जब न्यूमेरिकल करेंगे हम दोनों टाइप के चीज़ों को वहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे, ताकि ये कन्फ्यूज़न वहाँ पे ख़त्म हो जाए। आप अगर यूनिट से भी मैच करना शुरू करेंगे ना, तो आपको ये वाला प्रॉब्लम जो है वो अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएगा। बस आपको ये याद रहना चाहिए कि के इजिकल टू सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से कोई वैल्यू आएगा स्टैंडर्ड। अब उसको सेंटीमीटर और सेकंड में कन्वर्ट, जो टोटल ये सॉल्व होकर के सेंटीमीटर और नीचे सेकंड बचना चाहिए। अगर ये नहीं बचा, इसका मतलब है कि प्रॉब्लम हो रहा है कहीं ना कहीं पे, फॉर्मूला रॉन्ग हो गया है। या नहीं तो Q इजकल टू के आई ए लगा करके अपने आप उसको आप कन्वर्ट करते जाइए, के को एक तरफ छोड़ दीजिए, अपने आप ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं डाउट जब आप थ्योरी में पढ़ते हैं, तो आपको कुछ इस तरह के चीज़ें जो अभी आपको समझ में आ रही हैं कि आपको सब आता है, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल करने बैठते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। तो फर्स्ट टाइम पढ़ने में ऐसा होगा, हम आपको न्यूमेरिकल करा देंगे, फिर आप जब ये थ्योरी और वो न्यूमेरिकल दोनों को एक साथ देखेंगे जब दोबारा, तब ये सारा प्रॉब्लम जो होगा ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी लेक्चर, जो कोई भी टॉपिक जब पहली बार पढ़ते हैं तो उसको सिर्फ पढ़िए, सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद उसका न्यूमेरिकल अगर है तो देखिए, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आ गया है तो एक हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद आकर के दोबारा देखिए। अगर उस समय भी याद रह गया, सारी चीज़ें समझ में आ गई, तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्योंकि अक्सर 10 दिनों तक चीज़ें तो याद रह जाती है, लगता है समझ में आ रहा है, और बाद में फिर क्या होता है कि सडनली भूल जाते हैं, या कॉन्सेप्ट उसमें से कुछ एक की पॉइंट जो होता है वो मिस हो जाता है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। आज हम लोग का ये लेक्चर बहुत ही छोटा होगा, दो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। एक तो ये वेरिएबल हेड परमिएबिलिटी टेस्ट, हम लोगों का टेस्ट में ये दो टेस्ट पढ़ना था, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा परमिएबिलिटी। साथ में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि अगर सॉइल हम लोगों का लेयर्स में हो, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ऊपर वाला सॉइल कुछ अलग टाइप का आपको दिख रहा है, यहाँ वाला सॉइल कुछ अलग टाइप दिख रहा है, ये कुछ अलग टाइप दिख रहा है। अब जब इसमें या तो इधर से पानी फ्लो करेगा तो परमिएबिलिटी में क्या होगा, और या पानी इधर से फ्लो करेगा तो परमिएबिलिटी में क्या होगा। हॉरिजॉन्टल वाला फ्लो करने का मतलब, जैसे मान लीजिए आप ये इसी मिट्टी को यूज़ करके आप डैम बनाए हुए हैं, तो फिर उसमें फ्लो ऐसा होगा, तो परमिएबिलिटी इस डायरेक्शन में इंपॉर्टेंट होगा। इसका मतलब है कि के एच आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। मान लीजिए आपका यहाँ पे पानी इस तरह से जमा हुआ है, अब ये पानी नीचे ग्राउंड वाटर में जाना चाह रहा है, तो आपको फिर इस तरह से ये जो फ्लो होगा, इसमें आपको ये सारे अलग अलग लेयर्स का रोल इंपॉर्टेंट होगा। तो ये दो चीज़ होते हैं, इसको कहते हैं हम लोग स्ट्रेटिफाइड सॉइल। अर्थ एक स्ट्रेटा में है ना, इस तरह से अलग अलग आपके लेयर्स में है। तो इस स्ट्रेटिफाइड सॉइल में या तो पानी ऐसे जाएगा या तो पानी ऐसे जाएगा, तो किस तरह का आपका इफेक्ट होगा वो हम लोग छोटा सा टॉपिक है डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बस इन दो टॉपिक्स का ही आज ये लेक्चर होगा, फिर आपका परमिएबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वाले लेक्चर से हम लोग फिर सीपेज वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, जो इसी यूनिट का आपका दूसरा पार्ट है, फिर वो कर लेंगे। उसके बाद हम लोग फिर न्यूमेरिकल पे जाएंगे, ताकि न्यूमेरिकल्स हम लोग परमिएबिलिटी, सीपेज, सबके जो बेसिक न्यूमेरिकल्स है वो हम लोग सारे देख लेंगे। बहुत डिफिकल्ट चैप्टर ये है नहीं, बस एक बार सुनिए लेक्चर, समझ में आ जाएगा। अब कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट में हम लोग क्या बात किए थे कि हम लोग उसको ग्रेवल के लिए यूज़ करते हैं। ग्रेवल के लिए यूज़ करने से मतलब क्या था कि ग्रेवल में जो वॉइड्स होते हैं वो आपके बहुत बड़े बड़े साइज़ के होते हैं क्ले के कंपैरिजन में। अब इस तरह का कोई आपका अगर एक सैंपल है और इसके अंदर जब आप यहाँ से पानी गिराइएगा, तो पानी ऑब्वियसली बहुत जल्दी आपको बाहर आ जाएगा, आपको 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, 4 सेकंड में पानी बाहर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे अगर एक टैंक लगा करके इसमें अगर आप पानी भर के रखना चाहते हैं, तो ग्रेवल के केस में ये पानी भरे रखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पानी भरा कैसे रहेगा, जैसे ही पानी भरेंगे, जैसे यहाँ से वाल्व ओपन कीजिएगा आप, सारा पानी तो इन वॉइड्स के थ्रू होते हुए चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हेड क्या होने लगेगा, फॉल होने लगेगा। इसको हम लोग इस तरह से लिख देते हैं, हेड लॉस होने लगेगा।
तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे एक पानी का इंतज़ाम कर दिए, एक इस तरह से हम लोग एक पानी का इंतज़ाम कर दिए। अब ये पानी क्या हो रहा है, जितना यहाँ से निकलता रहेगा इस जगह से, उतना ही पानी यहाँ से अंदर आता रहेगा, तो आपका हेड क्या होगा, मेंटेन रह जाएगा। जब हेड मेंटेन रह जाएगा तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डार्सी का लॉ यूज़ करेंगे, डार्सीज लॉ, और हम लोग वहाँ पे अपना इक्वेशन निकाल लेंगे जिसमें हम लोगों को के का वैल्यू फॉर्मूला जो है वो मिल जाएगा। अब जब वेरिएबल हेड की बात करेंगे कि वेरिएबल हेड परमिएबिलिटी टेस्ट, या फिर इसको हम लोग फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी टेस्ट भी बोलते हैं, कई बार बुक्स में आपको ये फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी टेस्ट रहेगा, नाम से ही समझ में आ जाएगा कि अब हेड आपका क्या होने वाला है, फॉल होने वाला है। मतलब पानी का जो लेवल यहाँ पे आप प्रोवाइड करने वाले हैं, यहाँ पे आप एक टैंक यूज़ किए इस तरह से, इस टैंक में आप इतना पानी भर करके रखे, और उसमें आप क्या किए, वहाँ से एक पाइप लगा दिए, और पाइप लगा करके इस वाले सैंपल को आप तैयार करके रखें। ये मान लीजिए क्ले का सैंपल है। अब इसमें आपको पता है कि क्ले में वॉइड्स जो हैं ये बहुत छोटे होंगे, इंटरकनेक्टेड नहीं होंगे, पानी को बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। कितना, ये हम आपको बता दिए थे कि ये आपका परमिएबिलिटी जो है ये लेस देन 10⁻⁻⁷ के रेंज में इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड आपको पानी निकलेगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 1 सेकेंड में इतना आपको पानी जो है इतना सेंटीमीटर निकलेगा। ये कितना है, ये 1/10⁻⁷ है। और समझना है तो ये इस तरह से है, इतना सेंटीमीटर 1 सेकेंड में पानी निकलेगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको ये वाला डायग्राम से समझ में आ जाएगा सारा कहानी, कि अगर कोई एक्स अमाउंट ऑफ वाटर को इस जगह से, इस ग्रेवल से निकलने में 2 मिनट लगता है, सैंड से निकलने में उसको लगभग 2 घंटे के आसपास लगेगा, सिल्ट से निकलने में 200 दिन के आसपास लगेगा, और क्ले से निकलने में 200 साल के आसपास लगेगा। ये अब एग्जैक्ट फिगर्स नहीं होते हैं, ये एक समझाने का तरीका है कि अगर हम लोग वॉइड्स की बात करें, वॉइड्स के इंटरकनेक्टेड होने की बात करें, तो कुछ इस तरह का कंडीशन है कि जो पानी ग्रेवल से 2 मिनट में निकल सकता है, सैंड से 2 घंटे के रेंज में निकलेगा। तो इससे समझ में आ जाएगा कि गैप्स क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। यहाँ देखिए आपको गैप्स के अंदर ब्लू ब्लू आपको वाटर दिखाई दे रहा है, यहाँ गैप्स के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हेड यहाँ पे कम दिखाया है, मतलब कि पानी कहीं अंदर जा करके निकल रहा है, विजिबल नहीं रह रहा है। इसमें क्या है, सारा पानी आपको यहीं स्टोर किया हुआ है, थोड़ा सा आपका ये बस ये पानी यहाँ से कम हुआ है, कहीं कहीं अंदर में जा करके पोर्स में भरा हुआ है, और वहाँ से ये डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज देखिए, यहाँ इतना लेंथ का डिस्चार्ज दिखा रहा है, यहाँ छोटा, यहाँ उससे भी छोटा, और यहाँ डिस्चार्ज ही नहीं दिखा रहा है। 200 ईयर्स में ये टोटल पानी खत्म होने वाला है। ठीक है, तो इससे समझ में आता है कि जब हम क्ले में यहाँ यूज़ करने वाले हैं, तो इसका मतलब है कि जब हम इस टैंक में पानी भरे, और पानी फॉर एग्जांपल 1 मीटर भरे, अब ये पानी को नीचे कम होके जाने में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। अब टाइम ज़्यादा लगेगा, तो अगर आप यहाँ से जब पानी आपका कम होना शुरू हुआ और आप एक स्टॉप वॉच स्टार्ट किए, T1 सेकेंड आप नोट किए, मान लीजिए 0 सेकेंड, अब उसके बाद पानी जो है वो आपका 0.99 मीटर होने में, मतलब आपको 0.01 मीटर पानी अगर आपका कम होने में आप उसका टाइम नोट किए, और T2 ये निकला फॉर एग्जांपल 6 आवर्स, मतलब आपको 1 घंटे में लगभग 60 मिनट, 6 आवर्स में आपको 3600 आपको मिनट्स आपको लगे। अब उसको इंटू सेकेंड से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। हम आपको सिर्फ टाइम बताना चाह रहे हैं कि 0 सेकेंड से लेकर 6 आवर तक में आपको कुछ इतना पानी आपका डिस्चार्ज हुआ। अब ये जो पानी जो 0.01 मीटर आप कंसिडर कर रहे हैं, इसका यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये पानी क्या है कि इस सैंपल के हिसाब से ये बहुत ही छोटे अमाउंट का रहेगा। अब जब भी छोटे अमाउंट का कोई चीज़ रहता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, उसका अगर हम लोगों को कोई बड़ा वैल्यू चाहिए, हम लोगों को ये 6 घंटे में 0.01 मीटर का हम लोगों को कोई वैल्यू मिला है, अब हमको इसके लिए कोई जनरलाइज फॉर्मूला बनाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसी 6 घंटे को 600 घंटे ले जा करके, और इसी जो हम लोगों का ये पानी जितना निकला है उसको भी उतना ही टाइम्स मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू को निकाल के कोई एक फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। इसको मैथमेटिक्स में कहते हैं इंटीग्रेशन करना। इंटीग्रेट हम लोगों को करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करने से क्या होगा कि जो वैल्यू यहाँ मिल रहा है उससे कुछ एक इक्वेशन हम लोगों का बना कि कितने सेकेंड में कितना पानी हम लोगों का कम हुआ। अब उसको हम लोग क्या किए, इंटीग्रेट कर दिए कुछ बड़े टाइम वैल्यू से। इससे क्या हुआ, हम लोगों को एक वैल्यू मिल गया है, फॉर्मूला मिल गया, जिससे हम लोग उसको यूज़ करके बता सकते हैं कि अगर एक नॉर्मल क्ले की बात की जाए, उसमें अगर हम लोगों का कुछ इतने हाइट का क्ले है, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ, पानी यहाँ से एंटर करेगा और यहाँ से पानी निकलेगा, तो ये लेंथ हो जाएगा L। इसमें ये वाला जिसमें से आप पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, अब इसका एरिया भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा।
क्योंकि अब क्या हो रहा है, अब हर एक छोटी छोटी चीज़ का वैल्यू हो जाएगा जो कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट में नहीं हो रहा था। वेरिएबल हेड वाले में हर वो चीज़ इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पानी का अमाउंट इतना कम पास हो रहा है कि ये जो डायमीटर का जो पाइप है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा ये भी अपना एक रोल प्ले करेगा। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि इस डायमीटर से, इस क्रॉस सेक्शन से कितना पानी निकला और इसमें कितना गया, उसका इंटीग्रेट किए, उसके हिसाब से हम लोगों का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो ये वाला है। अब आपको इसको क्या करना है, एज इट इज़ याद कर लेना है, क्योंकि इसका डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बीटेक लेवल पे इंपॉर्टेंट होगा। आपके सिलेबस में कांस्टेंट हेड पूछेगा या वेरिएबल हेड पूछेगा। जब वेरिएबल हेड पूछेगा तो आपको ये थ्योरी लिखना है, ये थ्योरी लिख करके ये डायग्राम साथ में बनाना है, और आपको ये फॉर्मूला बना करके आपको ये सारे जो फॉर्मूला के ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर देनी है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला क्या है, अब क्योंकि जब इंटीग्रेट किए उसके बाद ये वाला फॉर्मूला निकला, इसको इस तरह से भी बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा, 2.303 AL/AT इंटू log 10 H1 माइनस H2। अब इसी को आप लिख सकते हैं log 10 H1/H2 करके। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको, अब आप इसको चाहे इस तरह से याद रख लें, चाहे आप इस तरह से याद रख लें, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एसबीटी के सेमेस्टर एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड रहता है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे बनते हैं न्यूमेरिकल, क्योंकि इसमें log 10 भी अगर यूज़ कर रहा है तो आप कैलकुलेटर में यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला दोनों टेस्ट जो है आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट, इसमें डायरेक्ट न्यूमेरिकल है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट फार्मूला नहीं है। इसमें फार्मूला अगर आपको डिफिकल्ट है, लेकिन क्या करना है आपको, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए जो है ये आपको डी बताया हुआ रहेगा। इसका देखिए आपको यहाँ पे डी मेंशन्ड है, डी मेंशन्ड है, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, स्मॉल ए, ये स्मॉल ए मिल जाएगा। एल क्या है, लेंथ ऑफ फ्लो पाथ, आपको पता रहेगा कि क्ले का सैंपल का लेंथ कितना है। एरिया कितना है, क्ले का क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसमें पानी क्रॉस करने वाला है। टी क्या है, कितने टाइम सेकेंड में। log 10 H1/H2, H1/H2 क्या है कि जब आपका यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ये वाला हाइट क्या होगा हम लोगों का डेटम के हिसाब से, H1। अब पानी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, या तो आप यहाँ देखिए या तो आप यहाँ देखिए, मान लीजिए आपको पूछा कि टोटल परमिएबिलिटी बताइए, इसका मतलब है कि आप यहाँ देखिए। अगर आपको बोल दिया कि जब सॉयल इतने दूर पे आया है पानी, उस समय हम लोगों का परमिएबिलिटी कितना है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से हम लोग H2 करेंगे। तो H2 बेसिकली क्या होगा, जब यहाँ पे लेंगे तो हम लोगों का 0 हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो आपके छोटे मोटे रह जाएंगी कन्फ्यूज़न में, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पे अपने आप आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर जैसे आपको अभी लगे कि log H1/H2 में क्या ले रहे हैं, तो यही आपको हम बता दिए कि log H1 आपको होगा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, log H2 होगा इस डेटम पे। अगर पूछा कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कि इतने मीटर बिलो, 1 मीटर बिलो, 2 मीटर बिलो, और लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ जो है वो फॉर एग्जांपल है अगर आपका 5 मीटर का या 2 मीटर का, और आपको पूछ दिया हाफ मीटर पे, तो हाफ मीटर पे तो फिर ये वाला हाइट आपका H2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा, यहाँ पे हम सारी चीज़ें लिखे मेंशन कर दिए हैं। अच्छा, इसमें H1 H2 नहीं लिखे हुए। टी इज इक्वल टू टाइम हो जाएगा, एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ फाइन सॉइल, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल, कैपिटल ए, स्मॉल ए ट्यूब का क्रॉस सेक्शन एरिया, के कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। तो यही है आपका वेरिएबल हेड परमिएबिलिटी टेस्ट। अब आप थ्योरी को पढ़िए, जो हम आपको एक्सप्लेन किए वही सारी चीज़ें शॉर्ट में यहाँ लिखी हुई है, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें बता दिए थे, हर एक स्टेप बता दिए थे, इसीलिए हम यहाँ पे इन चीज़ों को क्या किए, शॉर्ट में सिर्फ कॉन्सेप्ट लिख दिए। अगर आपको कहता है एग्जाम में कि वेरिएबल हेड परमिएबिलिटी टेस्ट को एक्सप्लेन कीजिए और 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, तो आपको सिर्फ इतना ही सा लिख करके डायग्राम बना करके नहीं छोड़ देना है। क्यों नहीं छोड़ देना है? क्योंकि इतना में आपको सफिशिएंट 6 मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा कि ये सारे टेस्ट के ये सारी चीज़ों को फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हम ऐसा करेंगे कि अभी तो क्योंकि हम आपको लेक्चर पढ़ाने के लिए ये वाला नोट्स अभी प्रिपेयर किए हैं, जब आप लेक्चर देख रहे होते हैं तो उस समय जो आपको पीडीएफ अपलोडेड रहता है, उस पीडीएफ में हम आपको थ्योरी के और ज़्यादा चीज़ें लिख देते हैं जो अभी यहाँ पे लिखने का ज़रूरत नहीं था। अब जैसे हमको यहाँ पे जो थ्योरी लिखना था, हमको ये सारे थ्योरी लिखना था कि पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे। अब ये स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, ये चीज़ को हम यहाँ नहीं लिखे, क्योंकि वो हम अभी लास्ट वाले लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिए हैं। लेकिन जब आप नोट्स देखेंगे तो नोट्स में ये सारे स्टेप्स इसी वाले में लिखे रहेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में वेरिएबल हेड पूछा तो भी ये लिखना पड़ेगा, और कांस्टेंट हेड पूछा तो वो लिखना पड़ेगा। तो थ्योरी दोनों का कुछ कुछ कॉमन है,
इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिखे थे, हम उसको नोट्स में आपको लिख देंगे। इसमें बस एक चीज़ याद रखना है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये सिर्फ आपको फाइन सॉइल्स के लिए होता है, तो क्ले एंड सिल्ट के लिए ही ये वाला टेस्ट जो है ये आपको सुटेबल रहता है। वेरिएबल हेड परमिएबिलिटी टेस्ट करना है तो क्ले एंड सिल्ट के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें बाहर से पानी सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनके फाइन सॉइल्स हैं तो इनके अपने जो पोर्स हैं वो छोटे डायमीटर के होंगे, तो उसमें पानी धीरे धीरे जाएगा, तो आपके पास इतना टाइम रहेगा कि आप स्टॉप वॉच से T1 T2 टाइम मेज़र कर सके। ग्रेवल के केस में आप स्टॉप वॉच से T1 T2 नहीं कर सकते, क्योंकि 1 सेकेंड के अंदर में ही आपको पानी पास हो जाने वाला है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होता है, इसलिए वहाँ पे पानी का सप्लाई हम लोग बाहर से मेंटेन रख देते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट हेड इसका मतलब है कि पानी मेंटेन रखना है, तो ग्रेवल में और सैंड में पानी मेंटेन नहीं रह पाएगा, तो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए कांस्टेंट हेड। वेरिएबल हेड मतलब पानी टैंक से कम होता रहेगा धीरे धीरे, तो धीरे धीरे कम हो रहा है, इसका मतलब है कि पोर्स छोटे छोटे हैं, इसका मतलब है कि सॉइल टाइप क्या होगा, सिल्ट एंड क्ले हो जाएगा। तो ये फाइन सॉइल के लिए ये वाला टेस्ट होता है, कोर्स सॉइल के लिए कांस्टेंट हेड वाला टेस्ट होता है। ये चीज़ को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यहाँ तक कि इसी पॉइंट को पूछ लेता है। अब एक स्टूडेंट क्या होता है कि वो इसलिए भी पूछता है कुछ चीज़ें कि है बहुत ऑब्वियस और बहुत ईजी, मगर स्टूडेंट को याद है कि नहीं है, इसके लिए पूछ लेता है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब इस वाले का ये जो फॉर्मूला है इसको आपको फ़िलहाल AEJE लेवल के किसी एग्ज़ाम में याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन इसका ये वाला फॉर्मूला एक ही तरह से यूज़ किया जा सकता है कि एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पूछ दे कि वेरिएबल हेड परमिएबिलिटी टेस्ट के लिए आपको परमिएबिलिटी निकालने का फॉर्मूला इनमें से कौन सा है, और ABCD में करके ये फॉर्मूला लिख दे और चीज़ों को ऊपर नीचे कर दे। हो सकता है ये AL को नीचे कर दे, AT को ऊपर कर दे, हो सकता है AT और AL कर दे, ये सब चीज़ कर सकता है, अदरवाइज न्यूमेरिकल नहीं आ सकता है। क्योंकि अगर कोई 1 लाइन का भी वो अगर न्यूमेरिकल देना चाह रहा है तो आप log 10 को हाथ से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, और AEJE के एग्ज़ाम में कहीं भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहता है। बीटेक लेवल पे जब आप गेट की तैयारी करेंगे तो वहाँ कैलकुलेटर एग्ज़ाम में कंप्यूटर पे अलाउड रहता है। AEJE में जैसे SSC JEE के मेंस में अगर आप जाएंगे तो वहाँ हो सकता है इससे क्वेश्चन पूछ ले, प्री में नहीं पूछेगा। ठीक है, और कोई भी AEJE का जो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है उसमें ये नहीं पूछेगा कोई न्यूमेरिकल इससे फॉर्मूला से। गेट पे आपको इससे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि उसमें लॉग का कैलकुलेटर भी अलाउड रहता है, मतलब स्क्रीन पे आपको मिला हुआ रहता है, तो वहाँ पे आपको फिर ये परमिएबिलिटी का वैल्यू पूछ सकता है। तो आप अपने अभी आप SBT के स्टूडेंट हैं तो अभी फ़िलहाल तो आपको इसको याद रखना ही रखना है। आगे के लिए भी बता दिए कि अगर आप इस फॉर्मूला को याद रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी तरह से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। यही हो सकता है कि यही फॉर्मूला को 4 टाइप से लिख देगा AEJE एग्जाम में, अब पूछेगा कि इसमें से कौन सा वेरिएबल टेस्ट के लिए फॉर्मूला है, या पूछ देगा इसमें से क्ले के परमिएबिलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा है। अब वो क्ले बोल देगा, आपको ऑटोमेटिकली समझ जाना है वेरिएबल हेड का ये वाला फॉर्मूला। इस तरह करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं इससे। ठीक है, यहाँ पे हो गया हम लोगों का परमिएबिलिटी का एक मेजर पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया, जो यूनिट नंबर 3 का। अब ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है परमिएबिलिटी इन स्ट्रेटिफाइड सॉइल, लेकिन परमिएबिलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है और बहुत इजी सा है, बस 1-2 स्टेप्स की चीज़ें हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम में आपको न्यूमेरिकल पूछ दे कि परमिएबिलिटी बताइए और आपको डायग्राम दे दे कुछ इस तरह से बना करके। अब उसमें बोल देगा कि इसका K1 वैल्यू है, इसका K2 वैल्यू है, इसका K3 वैल्यू है, इसका हाइट Z1 है, इसका हाइट Z2 है। अब इसका न्यूमेरिकल ही हो सकता है, थ्योरी नहीं पूछेगा आपको। तो न्यूमेरिकल अगर पूछ लिया, सिंपल न्यूमेरिकल क्योंकि लिखा है आपके सिलेबस में, तो ये सिंपल न्यूमेरिकल ही है, इसमें कुछ बहुत रॉकेट साइंस लगाना नहीं है। तो इसलिए हम आपको लास्ट में परमिएबिलिटी के ये वाला टॉपिक समझा दे रहे हैं। आप जान लीजिए, बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, लाइफ में कभी ना कभी आपको काम आने वाला है। 10 से 15 मिनट इसमें और लगने वाला है, फिर हम लोगों का ये परमिएबिलिटी वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से सीपेज वाले क्लास में उसमें जाएंगे पार्ट में। पानी, जब भी हम लोग अभी परमिएबिलिटी की बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग मिट्टी को यूज़ कर रहे हैं कहीं पे पानी से रिलेटेड कामों में जहाँ पानी के पास होने के चांसेस हैं, चाहे हम खेती में यूज़ करें, चाहे हम उसको डैम बनाने में यूज़ करें। तो उसी का हम यहाँ पे आपको एग्जांपल दिए हैं कि या तो आप इसको इरिगेशन में यूज़ कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है आपके सॉइल के साथ, या फिर आप उसको रिटेनिंग स्ट्रक्चर में यूज़ कर रहे हैं, डैम वगैरह बना करके, मिट्टी का अर्दन डैम।
अब जब आप अर्दन डैम से शुरू करते हैं, जब आप अर्दन डैम बना रहे हैं तो आप सबसे अंदर में क्या देते हैं, इम्परवियस वाला सॉइल देते हैं, क्ले, जिससे पानी जल्दी पास नहीं हो। आपको हम एग्जांपल दिखा दिए थे कि अगर यहाँ से यहाँ पास होना है तो 200 ईयर्स वाला एग्जांपल इसलिए दिखाए कि यहाँ क्ले से पानी जल्दी पास नहीं होगा। क्ले के पहले आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है सैंड, जो उससे थोड़ा कोर्सर है, थोड़ा मोटा सॉइल है। उससे कोर्सर क्या है, ग्रेवल। फिर उससे कोर्सर क्या है, स्टोन्स मतलब कॉबल्स। और उससे बड़ा क्या होता है, बोल्डर्स, जिसको ब्लॉक्स कह सकते हैं। तो बोल्डर्स, कॉबल्स, ग्रेवल, सैंड, क्ले, ये पांचों सॉइल को आप इस तरह से अरेंज करते हैं, तब जाके आपका अर्दन डैम बनता है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी मिट्टी उठा के लाए और उसको रखते चले जा रहे हैं और फिर हम लोगों का वो पानी स्टोर कर लेगा। नहीं, वो क्या करेगा, वो अपना इस तरह से रास्ता बना लेगा। अगर कोई भी हम लोग रैंडम इस तरीके से अगर डैम बना दिए, अर्दन डैम, तो वो क्या करेगा, पानी अपना रास्ता बना लेगा। वॉइड्स जो होंगे वो इंटरकनेक्टेड हो ही जाएंगे। इससे पहले वाले लेक्चर्स में भी हम आपको बता रहे थे कि यहाँ से इस तरह से आपको, जब हम लोग सीपेज पढ़ेंगे तो पानी इधर से भी पास हो सकता है, तो पानी इधर से भी पास हो सकता है। तो इधर से जो पानी पास होगा ये आएगा मेरा सीपेज एनालिसिस, क्योंकि पानी मिट्टी में नीचे सीप करके गया तो सीपेज हो गया। जब यहाँ से पानी पास होगा तो जिस लाइन को, जिस तरीके से पानी अपना एक डायरेक्शन बनाएगा, वो स्टैंडर्ड इसी तरीके से बनाता है, चाहे वो यहाँ से शुरू करे, चाहे वो यहाँ से शुरू करे, या चाहे वो यहाँ से शुरू करे। पानी ओवरऑल अगर डायग्राम बोला जाए तो डैम के अंदर से कुछ इस तरह से पास होता है, अगर हम लोगों का डैम प्रॉपर चैनल, प्रॉपर तरीके से नहीं बना हुआ है तो। ये जो लाइंस जो हम बना रहे हैं, ड्रेनेज लाइंस, इसको हम लोग कहते हैं फ्रेटिक लाइंस। फ्रेटिक लाइंस आप आगे पढ़ेंगे इसको सीपेज एनालिसिस में, कि फ्रेटिक लाइंस होता है जो अर्दन डैम में, जो फेलियर का एक तरह से आप कह सकते हैं कि लाइन आपको बताता है कि पानी, जो डैम जो है हम लोगों का, वो किस तरीके से फेल करने वाला है, तो वो कहलाता है आपका फ्रेटिक लाइन। अभी हम एक ये वाला बना दे रहे हैं तो ये मेरा हो गया फ्रेटिक लाइन, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आप यहाँ पे इस तरह से मिट्टी को आप एक तरह से जमा किए, क्ले, सैंड, ग्रेवल, कोबल्स, ब्लॉक्स, तो क्या होगा कि पानी पहले इधर अंदर आया इस तरह से, फिर पानी इसके अंदर थोड़ा सा जाएगा ऐसे से करके, फिर इसके अंदर में कुछ धीरे धीरे करके इस तरह से सीप करेगा, फिर इसके अंदर भी घुसेगा, और अल्टीमेटली यहाँ पे आने के बाद ही उसको जो असली रेजिस्टेंस होगा वो मिलना शुरू होगा। अब यहाँ से वो पानी जो है वो धीरे धीरे करके, वो यही होते होते 100 ईयर्स आपका निकल जाएगा। तो अर्दन डैम से इससे ज़्यादा और क्या उम्मीद किया जा सकता है कि 100 साल तक वो पानी को होल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो जब पानी ऐसे फ्लो कर रहा है तो आप देखिए कि क्या हो रहा है कि आपके, अगर हम इस तरह से यहाँ पे लेयर्स बना दें कि ये मेरा पहला लेयर है बोल्डर वाला, इसको हम स्ट्रेट लाइन करके बना दे रहे हैं, जो इंक्लाइंड है, ये बोल्डर है। इसके बाद क्या है, कॉबल है, उसके बाद ग्रेवल है, उसके बाद सैंड है, और अल्टीमेटली लास्ट में क्ले है। तो पानी को यहाँ आना है और पानी यहाँ से शुरू कर रहा है, ये बोल्डर, कॉबल, ग्रेवल, सैंड, क्ले। अब पानी ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, तो मतलब है कि आपका जो एक एक लेयर है, एक टाइप का सॉयल है, इस सॉयल के लेयर्स के परपेंडिकुलर पानी फ्लो कर रहा है। ये चीज़ डैम में समझ में आ रहा है कि डैम में जो पानी फ्लो कर रहा है, पानी का डायरेक्शन पैरेलल है, पानी ऐसे ही फ्लो कर रहा है, लेकिन सॉयल के किस लेयर से किस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो सॉयल के लेयर से फ्लो कर रहा है वो परपेंडिकुलर। ये एक लेयर है इस तरह से करके, तो इससे परपेंडिकुलर पानी ऐसे घुस रहा है, ऐसे घुस रहा है, तो इस वाले डिस्टेंस को वो ट्रैवल कर रहा है, फिर इस वाले डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है, फिर इस डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है। अब ये सब डिस्टेंस अलग अलग है, हो सकते हैं, होंगे ही, डैम में सब सारे लेयर्स एक थिकनेस के नहीं रहते हैं। दूसरा, सबका कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी भी अलग अलग होगा। यहाँ का कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी आप कह सकते हैं कि आपका 1 होगा, यहाँ का कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी आप कह सकते हैं कि इससे थोड़ा कम होगा, तो हो सकता है कि 10⁻⁻1 होगा। यहाँ का आप कह सकते हैं 10⁻3 होगा, यहाँ का 10⁻4, यहाँ का 10⁻7। सबका के का वैल्यू अलग अलग हो सकता है। अब इसमें आपको अगर बोल दिया जाए कि बताइए आपका इक्विवेलेंट कितना कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी है, कि इन सब का एक एवरेज बताइए, तो कुछ एवरेज वाला सिस्टम आपको करना पड़ेगा। यही हम लोग पढ़ रहे हैं अभी स्ट्रेटिफाइड सॉइल में, कि परमिएबिलिटी अगर एक लेयर से हो रहा है। हम लोग अभी तक क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे इस वाले सैंपल को, इसमें क्या था, मेरा सॉइल का एक टाइप बता दिए हम, तो टाइप बता दिए तो पानी यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आकर के एंड हो गया। ये तो हुआ एक टाइप के सॉइल में,
तो एक टाइप के सॉइल में एक के का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, वो के का वैल्यू इस तरह से हम लोगों का डिस्चार्ज वाला आ गया, उसी में ये के हो गया, ये एक टाइप का हो गया। अब हम क्या किए, यहाँ पे कुछ ऐसे एक अलग सॉइल बना दिए, यहाँ अलग दे दिए, यहाँ अलग दे दिए। अब पानी यहाँ से आया, यहाँ आया 5 सेकेंड में, यहाँ से यहाँ आया 10 मिनट में, यहाँ से यहाँ आया 2 घंटे में। अब हम बोले कि के इक्विवेलेंट कितना होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वेटेज करना पड़ेगा। जैसे A1x1 प्लस A2x2 प्लस A3x3, इस तरह से डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3। इसी को वेटेड एवरेज का हम आपको एक एग्जांपल देकर समझाए हैं कि जब भी हम लोगों को जब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह निकालते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ये x डिस्टेंस और ये एरिया, तो एरिया इंटू डिस्टेंस और डिवाइड बाई एरिया कर देते हैं तो हम लोगों को x बार मिल जाता है। ये कहलाता है वेटेड एवरेज। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि इतना का डिस्टेंस, फिर इसका परमिएबिलिटी, फिर मल्टीप्लाई प्लस इसका डिस्टेंस, इसका परमिएबिलिटी, इसका डिस्टेंस, इसका परमिएबिलिटी, इस तरह से करके हम लोगों को एक इक्विवेलेंट परमिएबिलिटी निकालना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, ये हम लोगों का यहाँ पे लागू होता है कि यहाँ पे इस तरह से हम लोग लेयर्स को क्रॉस कर रहे हैं। हो सकता है एक केस ऐसा भी हो जाए कि मान लीजिए आपका सॉइल में आपका कुछ इस तरह से मान लेते हैं कि यहाँ पे इस सॉइल को ना हम यहाँ पे एंड कर दे रहे हैं, इसके इधर सॉइल नहीं है, ऐसा कंसिडर करते हैं। अब ये आप सॉइल को देख रहे हैं कि यहाँ पे एक लेयर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रफली एक यहाँ पे ये ब्राउन वाला सॉइल एक टाइप का है, फिर ये हल्का लाइट कलर का येलोइश सॉइल एक है, फिर ये थोड़ा लाइट ब्राउन टाइप का है, और उसके नीचे आप देख रहे हैं थोड़ा आपका हल्का जो मिट्टी का कलर होता है उस टाइप का है। तो आप यहाँ पे इस तरह से 4 अलग अलग लेयर्स को आप देख करके ही बता सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ कि आपको कुछ दिन के लिए या किसी काम के लिए आपको पानी स्टोर करना पड़ा। अब पानी जब आप यहाँ स्टोर किए हैं तो पानी क्या होगा कि इसके अंदर तो जाएगा। अब मान लीजिए आप इसको जिस मिट्टी को ही आप रिटेनिंग की तरह से आप अपने किसी छोटे काम के लिए आप यहाँ पे पानी को स्टॉक किए हैं। अब पानी को स्टॉक किए और इधर कुछ आप कर रहे हैं ज़रूरी काम, इतना ज़रूरी कि उसमें पानी नहीं जाना चाहिए। अब पानी नहीं जाना चाहिए तो उसके लिए आप जियोटेक्निकल इंजीनियर को बुलाए, आप बोले हमको डैम वगैरह नहीं बनाना है, नहीं तो जो काम कर रहे हैं उसका सारा बजट तो डैम में चला जाएगा। इस तरह का डैम आप नहीं बना सकते हैं। आपको क्या करना है, लोकल मिट्टी को ही इस तरह से आपका वो आपको प्रोवाइड करना है। अब क्या करेगा जो इंजीनियर है, वो देखेगा कि ये मिट्टी किस टाइप की है। मान लीजिए उसको यही दिखाई दिया, उसको जैसे ही ये दिखाई देगा तो वो आप सारे टेस्ट वगैरह करेगा, वो इसका एक K1 निकालेगा, इसका एक K2 निकालेगा, इसका एक K3 निकालेगा, इसका एक K4 निकालेगा, क्योंकि अब ये सारे का परमिएबिलिटी अलग अलग है। हो सकता है पानी यहाँ से बहुत जल्दी निकल जाए, यहाँ से थोड़ा धीरे धीरे निकले, यहाँ से थोड़ा ज़्यादा तेज़ निकले, यहाँ से बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा तेज़ निकल जाए। तो अब फिर से यहाँ पे क्या होगा कि अब आपको इस डायरेक्शन में भी अब आपको एक के इक्विवेलेंट चाहिए होगा। अब इस बार फ्लो क्या है, लेयर्स के पैरेलल है, तो लेयर्स के परपेंडिकुलर आपको एक कंडीशन मिला और एक आपको मिला लेयर्स के पैरेलल में। ठीक है, तो पैरेलल और परपेंडिकुलर ये याद रखना है आपको। कभी भी आप आगे जब भी आप अब पढ़ेंगे, कभी जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग परमिएबिलिटी पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा कि परमिएबिलिटी इन स्ट्रेटिफाइड सॉइल जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बोलेगा हॉरिजॉन्टल फ्लो और वर्टिकल फ्लो, और आपको एग्जाम्पल क्या दे देगा, हॉरिजॉन्टल फ्लो वाले में यही वाला एग्जाम्पल दे देगा। ये लेयर्स बना हुआ है, इसमें दिखा देगा इधर से पानी जा रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा हॉरिजॉन्टल फ्लो। वर्टिकल फ्लो में क्या करेगा, ये दिखा देगा इस तरह से लेयर है, इस तरह से पानी जा रहा है, और इसको कह देगा कि ये वर्टिकल फ्लो, मतलब ये परपेंडिकुलर वाला बोलना चाह रहा है और इसको वो पैरेलल वाला बोलना चाह रहा है। अब अगर इसी चीज़ को हम अगर इसी पूरे डायग्राम को रोटेट कर दें 90 डिग्री से तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। यही वाले को अगर आप 90 डिग्री से रोटेट कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये एरो इधर आ जाएगा, ये सारे लाइन जो अभी हॉरिजॉन्टल है ये वर्टिकल बन जाएंगे। अब इस चीज़ को देखिए, ये चीज़ और ये चीज़ क्या सेम के इक्विवेलेंट का तरीका रहना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ भी क्या हो रहा है, पानी इस लेयर्स को ऐसे क्रॉस कर रहा है, लेयर्स बाय लेयर्स पानी घुस रहा है। यहाँ भी पानी देखिए लेयर्स बाय लेयर्स क्रॉस कर रहा है। यहाँ पे पानी डिफरेंट तरीके से जा रहा है, यहाँ इसमें भी पानी घुस रहा है, इसमें भी घुस रहा है, और कोई भी पानी किसी दूसरे लेयर से कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। यहाँ पे सारा पानी सारे लेयर्स में जाने वाला है। अगर उसको पानी को यहाँ से निकलना है तो उसको सारे लेयर्स को क्रॉस करना पड़ेगा। यहाँ अगर पानी 1 लेयर में घुस गया है तो ज़रूरी नहीं है कि वो 2, 3, 4 में जाएगा, वो 1 से ही बाहर आ जाएगा। कुछ बेसिक एजम्पशंस भी हम लोग मान के चलते हैं, इस तरह से आपका ये कंडीशन होगा।
तो कभी भी इसको हॉरिजॉन्टल फ्लो और वर्टिकल फ्लो नहीं बोलना चाहिए। इसी वाले डायग्राम को अगर हम रोटेट कर देंगे 90 डिग्री इस तरह से, तो मेरा एरो पानी का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा और ये सारा लाइन जो है ये ऐसे आ जाएगा। ये तब भी क्या रहेगा, ये आपका पैरेलल फ्लो ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आप लेयर्स के पैरेलल में देखिए पानी जा रहा है, लेयर्स के यहाँ देखिए परपेंडिकुलर में पानी जा रहा है। ये है लेयर्स का डायरेक्शन और इसके परपेंडिकुलर से पानी जा रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। अगर इन फॉर्मूलाज को याद रखना है तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना होगा। ज़रूरी नहीं है कि हर किताब में जो चीज़ दिया हो वो सही रहे। आपको समझ में आना चाहिए कि जब भी लेयर्स की बात होगी तो लेयर्स दो तरीके से हो सकते हैं, जैसे अभी हम आपको समझाए कि या तो हॉरिजॉन्टल में ऐसे लेयर्स बटे होंगे या वर्टिकल्स में लेयर बटे होंगे। पहले तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर रख लीजिए कि आप जब भी आगे से बात करेंगे तो आप हॉरिजॉन्टल में बात करेंगे या आप वर्टिकल में बात करेंगे। तो आपके पास दो केस बनता है। एक केस बनता है आपका ये वाला और एक केस बनता है आपका ये वाला। पानी दोनों में एक ही तरफ जा रहा है लेकिन लेयर्स क्या हो गए, चेंज हो गए। तो सबसे पहले याद रखिए कि पानी अगर सारे लेयर्स को चीरता हुआ अंदर जा रहा है, इसको कहा जाएगा लेयर्स के परपेंडिकुलर पानी जा रहा है। यहाँ पानी अगर सारे लेयर्स में घुस रहा है तो किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, तो इसको बोला जाएगा पैरेलल। ठीक है। अब इन दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बस फॉर्मूला क्या होगा अलग अलग हो जाएगा। वेटेड एवरेज वाला ही फॉर्मूला यूज़ करके, लेकिन उसको क्या करेंगे दूसरे तरीके से यूज़ होगा। जब हम बात कर रहे हैं फ्लो पैरेलल टू द प्लेन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब हम बात कर रहे हैं इस वाले की कि मेरा ये लेयर्स है और इसके पैरेलल में ही मेरा फ्लो है। ये मेरा एक केस बनेगा। और एक मेरा होगा जब ये मेरा लेयर्स है और इसके परपेंडिकुलर में मेरा पानी फ्लो करेगा। ठीक है, सब कुछ हम समझा चुके हैं, बस आप सुनते जाइए, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। कोई ये सब डेरिवेशन देख के टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या बोले, फ्लो पैरेलल। फ्लो पैरेलल में क्या किया हम लोग, अब इस डायग्राम को देखते रहिए साथ साथ। ये वाला जो डायग्राम है इसमें 1 2 3 लेयर हम दिखा रहे हैं। 3 मतलब है कि डॉट 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 करके दिखा दिए हैं। ये मेरा n होगा, एक्चुअली v नहीं होगा, ये n है। अब हम n नंबर ऑफ लेयर्स दिखाएं, आपको फिलहाल अभी 3 दिखा रहे हैं। आप चाहें तो इसको 3 समझ लीजिए, वैसे करके ही आप इसको फॉर्मूला को याद कर लीजिए, आसान पड़ेगा। पहला वाला लेयर्स का कुछ हाइट होगा ऑब्वियसली, जो आप साइड पे देखेंगे मेजर करेंगे तो ये तो गिवन डेटा हमेशा रहेगा, साइड पे जाके टेप से नापेंगे मिल जाएगा। केवल इसका कुछ पता करेंगे आप टेस्ट वगैरह करके। ठीक है, इस लेयर का आपको हाइट पता चल गया, इसका परमिएबिलिटी का वैल्यू पता चल गया। इस वाले का भी हाइट पता चल गया, इसका भी परमिएबिलिटी का वैल्यू पता चल गया। इसका भी हाइट पता चल गया, इसका भी परमिएबिलिटी का वैल्यू पता चल गया। अब फ्लो हो रहा है, एक एक करके सब में पानी घुस रहा है। आपको निकालना है के इक्विवेलेंट। मेन सारा जो डिस्कशन का जो एंड है ना, जो टारगेट है वो है कि हमको एक इक्विवेलेंट के निकालना है। क्योंकि जब मेरा पानी यहाँ से निकले और यहाँ से एंटर करे, इस बीच में ये अलग अलग के मेरे किसी काम नहीं आने वाला है। हमको एक सिंपल वर्ड्स में बताना पड़ेगा कि इस सॉइल का इक्विवेलेंट कितना आपका कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी है। क्योंकि आपको पता है कि ये वैल्यू हो सकता है कि 10⁻⁻1 सेंटीमीटर पर सेकेंड आए अगर, तो आपको ये पूरे सॉइल के लिए माना जाएगा। बस वही वैल्यू हमको जानना है, हमको ये अलग अलग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो हम लोग इस केस में क्या होगा, अब इसका कॉन्सेप्ट समझिए। इसमें आपको क्या होने वाला है, डिस्चार्ज जो है वो बराबर रहने वाला, सॉरी सबका ऐड होने वाला है। पानी भेजे यहाँ से आप 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड या 10 मीटर क्यूब आप टोटल वॉल्यूम मान लीजिए। इस पानी को आप यहाँ जो भेजे, ये क्या हुआ कि 3 इसमें चला गया, 4 इसमें चला गया, 3 इसमें चला गया, पानी डिवाइड हो गया ना। जब आप पैरेलल फ्लो की बात कर रहे हैं तो पानी आप देख रहे हैं कि तीनों तरफ जा रहा है और कोई किसी को वो नहीं करेगा, इंटरप्ट नहीं करेगा। अल्टीमेटली जब यहाँ से निकलेगा तो 10 मीटर क्यूब पानी ही बाहर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, डिस्चार्ज जो है वो आपका ऐड होने वाला है, मतलब सारे लेयर्स का जो डिस्चार्ज है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों का Q क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस जितना भी हम लोगों का यहाँ पे आपका लेयर्स रहेगा। हम लोग अभी n नंबर ऑफ लेयर्स मान रहे हैं तो n नंबर ऑफ लेयर्स हो गया। ठीक है, K1 K2 K3 क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ दीज लेयर्स है। Z1 Z2 Z3 क्या है, थिकनेस है उन लेयर्स का। ये हम आपको बता दिए कि Z1 Z2 Z3 थिकनेस है। K1 K2 K3 क्या है, उनका परमिएबिलिटी है जिसका थिकनेस Z1 Z2 Z3 है। ऑब्वियस है। फॉर फ्लो पैरेलल टू सॉइल लेयर्स, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट विल बी सेम फॉर ईच लेयर्स। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, हेड लॉस डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ फ्लो पाथ। अब लेंथ ऑफ फ्लो पाथ क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक,
ये पूरा मेरा क्या है, एल है। ऑब्वियसली वो तीनों लेयर्स में क्या है, कांस्टेंट ही तो है ना, इसका भी एल है, इसका भी एल है, इसका भी एल है। हेड लॉस जो होगा वो पानी जब यहाँ से शुरू किया फ्लो करना और यहाँ पे आकर के एंड किया, तो तीनों ही लेयर्स का हेड लॉस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। पानी अगर हेड लॉस हुआ 1 मीटर, तो इसका मतलब है कि वो तीनों लेयर से एक ही जैसा है। यहाँ पानी घुसा तो पानी का हाइट 2 मीटर था, यहाँ पानी निकला तो पानी का हाइट 1 मीटर अगर रहा, तो ओवरऑल ये तीनों लेयर का जो ड्रॉप है वो कितना हुआ, 1 मीटर हुआ। तो 1 मीटर वो क्या रहेगा, एच एल और एल ये दोनों हो जाएगा कांस्टेंट। और जब ये दोनों हो जाएगा कांस्टेंट, तो एच एल बाई एल को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हो जाएगा कांस्टेंट। जो चीज़ कांस्टेंट हो गया उसका बात नहीं करना है, क्योंकि ऑब्वियसली कांस्टेंट है। जब भी हम कोई इक्वेशन बनाएंगे वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कट जाएगा आगे लास्ट में जाकर के। हम पूरा डेरिवेशन आप अभी हम यहाँ पे समझाएंगे आपको, तो आप देखिएगा हम यहाँ पे आई का यूज़ किए हैं, लेकिन दोनों तरफ देखिए आई है। अगर हम यहाँ पे आई कॉमन ले लें तो ये सब में क्या होगा, k1z1 प्लस k2z2 प्लस kn और आई बाहर रह जाएगा। यहाँ भी आई है, ये आई और आई कैंसिल हो जाने वाला है। इसलिए हम पहले ही बता दिए कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट अगर सेम है, इसका मतलब है कि एच एल बाई एल कॉन्स्टेंट है, और एच एल बाई एल अगर कॉन्स्टेंट है इसका मतलब है कि इनका कोई डिस्कशन नहीं करना है आगे, ठीक है। लेकिन आपका ये जो वेलोसिटी है ये क्या है, ये के इंटू आई होता है। आई तो आप बोल दिए कि कांस्टेंट है, लेकिन के क्या है, सब में अलग अलग है। अब जब के अलग अलग है तो फिर स्टोरी है। अब यही चीज़ को हम लोगों को क्या करना है, ये हम लोगों को काम देगा डेरिवेशन करने में। v को अगर हम लोग इस तरह से लिखना चाहेंगे, अगर हम लोग मान लीजिए डिस्चार्ज हम लोगों का क्या है, Q1 प्लस Q2 प्लस Qn है। अब v इज इक्वल टू के आई है, तो हम लिख सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू K1 इंटू आई लिख सकते हैं अलग अलग लेयर्स के लिए। ये तो हो गया एक सिंगल लेयर के लिए, यहाँ पे मेरा अलग अलग लेयर है, तो इसके लिए अगर हम V1 लिखें तो ये हो जाएगा K1 इंटू आई। V2 लिखें तो ये हो जाएगा K2 इंटू आई। V3 लिखेंगे तो K3 इंटू आई। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डिस्चार्ज की। जब डिस्चार्ज की बात करेंगे तो के आई ए हो जाएगा। अब यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, आप मान लीजिए कि अगर सिर्फ हम लोग इतने वाले डेप्थ की बात करते हैं, तो ये मेरा सॉइल का डेप्थ मिल गया हम लोगों को। अब हम लोगों को क्या निकालना है कि ये सॉइल अगर मेरा मान लीजिए कुछ ये मेरा लेयर्स में सॉइल है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मान के चल रहे हैं कि अगर मेरा ये 1 मीटर का कुछ इस तरह से वाइड अगर मेरा स्ट्रिप रहता, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम लोगों को पीछे के साइड का विड्थ नहीं पता है तो हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड जो तरीका है हम लोगों का कि हम लोग पर मीटर वाले के लिए मान लेते हैं। अगर हम लोग एग्जैक्टली कहीं पे मान लीजिए कोई डैम बनाने गए, वहाँ पे 20 मीटर का है, तो ये इधर ऐसे क्या होगा, 20 मीटर कुछ ऐसे लंबा होगा, लेकिन डेप्थ तो यही रहेगा Z1 Z2 Z3 करके। इसको आप जितना लेंथ ले जाएंगे, तो अभी फॉर्मूला बनाने के लिए हम लोग क्या किए, 1 मीटर का टिपिकल की बात कर रहे हैं। इससे क्या होगा, मेरा के इक्विवेलेंट हम लोगों को मिल जाएगा। के इक्विवेलेंट मिल गया तो हम पूरे का के इक्विवेलेंट हमको मिल जाएगा, हम उसको लगा लेंगे। तो हम इस एरिया को लिख सकते हैं ना, अगर हम एक लेयर की बात कर रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं Z1 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो मेरा क्या होगा, ये मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 1 मीटर विथ Z1 मेरा डेप्थ। तो जैसे हम यहाँ पे V1 इजकल टू K1 इंटू आई लिखे, हम उसी तरह से यहाँ पे येलो नहीं दिखेगा, Q1 इज इक्वल टू, अब क्या होता है, V इंटू ए होता है, मतलब K1 आई इंटू, अब एरिया के जगह पे A1 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, Z1 इंटू 1, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं Z1। यहाँ पे हम Q2 इज इक्वल टू K2 आई Z2 और Q3 इज इक्वल टू K3 आई Z3 ये लिख सकते हैं। अगर हम इस टोटल के इस डेप्थ परमिएबिलिटी को के इक्विवेलेंट नाम देते हैं, और मेरा इधर से जो क्या कहते हैं, ये जो टोटल एरिया है, ये एरिया क्या हो जाएगा, ये Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इसको हम एक हाइट यहाँ पे दिखाए हैं, ये है मेरा Z। तो हम लिख सकते हैं कि अगर हमको इस पूरे का कैपिटल ए इसको निकालना है, अगर हमको Q निकालना है पूरे लेयर्स का, मतलब पूरे सॉइल का, तो हम उसको लिख सकते हैं कि के इक्विवेलेंट आई इंटू और Z इंटू 1 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, Z। तो हम इस Q को क्या लिख सकते हैं, के इक्विवेलेंट आई Z। उसी तरह से हम Q1 को लिख सकते हैं K1 आई Z1 K2 आई Z2। अब यहाँ आ जाइए, Q इज इक्वल टू Q1, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q1 है। Q क्या है, पूरे सॉइल का, के इक्विवेलेंट इंटू
आई इंटू कैपिटल जेड हो गया, इंटू 1 भी कर देंगे यहाँ पे तो यही चीज़ हो जाएगा, ठीक है। ये एरिया हो गया के आई ए, क्योंकि आप याद रखे हैं Q इज इक्वल टू के आई ए, तो वहाँ से आपको मैच करने में आसानी होगा। इक्वल टू Q1 क्या होगा, K1 आई जेड वन प्लस K2 आई जेड टू, इस तरह से चलता रहेगा। ऑब्वियसली अब यहाँ पे I कॉमन हुआ तो I क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं कि K इक्विवेलेंट इंटू जेड इज इक्वल टू K1 Z1 प्लस K2 Z2 प्लस KN ZN, क्योंकि I कैंसिल हो गया अब हम लोगों का। अब इस Z को आप क्या लिख सकते हैं, Z1 प्लस Z2 प्लस जितना भी ये लेयर होगा, ये Z क्या है, जितना भी आपका ये लेयर है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, उसी का समेशन है। चाहे तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, चाहे तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे Z लिख दीजिए। यहाँ K इंटू जो Z था, ये Z यहाँ आ गया, ठीक है। तो K इक्विवेलेंट का हम लोगों को फॉर्मूला मिल गया। तो बेसिकली ये फॉर्मूला क्या बन के आया, वही A1x1 प्लस A2x2 प्लस A3x3 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू जो निकला वो मेरा x बार निकलता था, यहाँ K इक्विवेलेंट निकल जाएगा। अब आपको एग्जाम में ये पूरा इतना कहानी याद रखने की ज़रूरत मेरे हिसाब से SBTE में नहीं पड़ेगी, लेकिन आप, मेरा सजेशन रहेगा कि ये K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला याद रख लीजिए। अगर पूछा तो न्यूमेरिकल पूछेगा, थ्योरी नहीं आने वाला है, क्योंकि इसके थ्योरी में आपको लिखने के लिए कुछ भी नहीं है, बस इसका यही डेरिवेशन है। और ये एग्जाम में क्योंकि लिखा नहीं है कहीं पे, तो चांसेस कम है कि पूछेगा। लेकिन न्यूमेरिकल में डाउट हो रहा है, जब 2-3 सालों तक लगातार जियो टेक्निकल में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो क्लियर हो जाएगा कि परमिएबिलिटी से वो इस टॉपिक को नहीं देखता है इंपॉर्टेंट, या आपके सिलेबस में नहीं कंसिडर करता है। लेकिन जब इतना पढ़ा रहा है और सीपेज भी साथ में पढ़ा रहा है, तो सीपेज जैसा डिफिकल्ट टॉपिक पढ़ा देगा, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसी वजह से हम यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस की है कि क्या पता पूछने वाला हो, सिलेबस में इस तरह से लिखा नहीं हो, अंडरस्टूड हो, क्योंकि उसमें लिखा है सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में ये भी आते हैं, सिंपल ही है। आपको ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ये Z1 Z2 Z3 Zn और K1 K2 Kn ये यहाँ पे गिवन रहेगा। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला पता होना चाहिए K इक्विवेलेंट निकालने के लिए। और क्वेश्चन में पूछेगा डिस्चार्ज बताओ पूरे सॉइल सैंपल का, K इक्विवेलेंट जैसे ही निकला इंटू I इंटू A, और A क्या होगा, कैपिटल Z हो जाएगा। अगर वो A के जगह पे कुछ बता दिया कि सॉइल का विड्थ जो है 10 मीटर है, तो Z इंटू 10 कर दीजिएगा, टोटल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का पैरेलल के केस में। अब परपेंडिकुलर के केस में, अब स्टोरी क्लियर हो गया यहाँ पे कि हम लोगों का क्या कॉन्सेप्ट था। यहाँ रख देते हैं। अब जब परपेंडिकुलर में आ रहे हैं तो कहानी ही समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपको डेरिवेशन तो फिलहाल करना नहीं है, लेकिन आपको कहानी समझ में आना चाहिए। डायरेक्टली वेटेड एवरेज अब इसमें नहीं कर देंगे, क्योंकि उसमें वेटेड एवरेज क्यों किए उसका हम लोग आपको लॉजिक बता दिए कि वहाँ Q जो था वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 था। क्या कांस्टेंट था वहाँ पे, I कांस्टेंट था। तो I कांस्टेंट था तो हेड लॉस और लेंथ ऑफ फ्लो पाथ ये आपका कांस्टेंट था। अब आपका यहाँ डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में आपका फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है तो आपका ये टोटल जो Z है यही आपका क्या है, लेंथ ऑफ फ्लो पाथ है, ठीक है। अब उसका नाम L नहीं रहेगा, अब यहाँ पे ये Z आ गया, ये लेंथ ऑफ फ्लो पाथ है। इसमें हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो है ये कांस्टेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि अलग अलग लेयर्स में जब आप आएंगे तो हो सकता है पानी यहाँ 2 मीटर है तो यहाँ 1 मीटर हुआ हो और यहाँ पे 0.9 मीटर हुआ हो। इसका मतलब है इसमें सिर्फ 0.1 मीटर का लॉस हुआ हो और इसमें हो सकता है 1 मीटर का लॉस हुआ हो, क्योंकि लेयर को क्रॉस कर रहे हैं ना आप। तो लेयर को क्रॉस कर रहे हैं तो कॉमन सेंस ही बता देगा कि अब I आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा, अब I का कुछ वैल्यू होगा। तो यहाँ देखिए I1 I2 इसी तरह से IN, ये हम लोगों का वैल्यू है। हम लोगों का जो हेड लॉस है वो क्या हो जाएगा, सारे हेड लॉस को मिला देंगे तो हेड लॉस मिल जाएगा। यहाँ का 1 मीटर, यहाँ का 0.1 और यहाँ का हम लोगों का मान लीजिए 0.5, इस तरह से हम लोगों का हेड लॉस हो रहा है। हम सारे को मिला देते हैं तो मेरा कितना हेड लॉस हो जाएगा, टोटल 1.6 मीटर का मेरा हेड लॉस हो जाएगा, 1.1 और 0.5, तो ये मिला करके 1.6 मीटर हो गया। तो इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा ना वो ये हेड लॉस रहेगा, H1 प्लस H2 प्लस HN ये बराबर मेरा क्या हो जाएगा, हेड लॉस हो जाएगा। हेड लॉस किसका, पूरे सॉइल का, येलो से बना दिए हैं। ब्लू से क्या बता रहे हैं, H1 H2 HN, मतलब लेयर्स बाय लेयर्स का जो है वो हम लोगों का हेड लॉस ऐड होगा। ऑब्वियसली जब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट अलग अलग हो रहा है तो I इज इक्वल टू HL बाई L होता है। तो ऑब्वियसली जब I चेंज हो रहा है इसका मतलब है कि लेंथ ऑफ फ्लो पाथ तो यही रहेगा Z, इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट है लेकिन चेंज ये वाला हो रहा है, हेड लॉस, ठीक है। तो अब डेरिवेशन का मेन बेस हो गया हम लोगों का क्या, हेड लॉस इक्वल टू H1 प्लस H2 प्लस HN, ठीक है।
अब हम लोग H1 को क्या लिख सकते हैं, जैसे I इज इक्वल टू HL/L था। अब इसी तरह से अगर हम इस वाले I1 को निकालना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, हेड लॉस जो भी यहाँ पे है, तो ये किसका हेड लॉस होगा, H1 का, 1 वाले लेयर का, डिवाइडेड बाई ये क्या है मेरा Z1। ये इसका जो फ्लो पाथ है वो L क्या है, Z1 है, इतने हाइट को फ्लो कर रहा है, तो I1 इज इक्वल टू H1/Z1। हम इससे अगर H1 निकालना चाहें, अगर यहाँ I1 इज इक्वल टू H1/Z1 हो गया, यहाँ I2 इज इक्वल टू H2/Z2 हो गया, और यहाँ IN इज इक्वल टू HN/ZN हो गया। अब हम यहाँ पे अगर हम इसी को उल्टा करके अगर हम H1 निकालना चाहें, क्योंकि हमको पता है कि H1 से लेके HN तक ऐड करेंगे तो मेरा HL निकल जाएगा, तो H1 मेरा क्या हो जाएगा, I1 इंटू Z1, H2 इज इक्वल टू I2 इंटू Z2, HN इज इक्वल टू IN इंटू ZN हो जाएगा। ये H1 इज इक्वल टू I1Z1 और H2 इज इक्वल टू I2Z2 और HN इज इक्वल टू INZN हम लोगों का हो गया। ठीक है, इसको डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो HL क्या हो जाएगा हम लोगों का, अगर पूरे का निकालना चाहते हैं तो इन सारे का समेशन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या निकला मेरा, एक इक्वेशन निकला। अभी ये वाले को याद रखना है, क्योंकि आगे क्या करेंगे हम लोग कि इसी तरह से I1 I2 IN का सारा वैल्यू निकालेंगे और उसको लाके यहाँ पुट कर देंगे। पुट कर देंगे तो अपने आप हम लोगों का एक इक्वेशन बनेगा जो उससे अलग होगा पैरेलल वाले से। अब हम लोगों को पता है कि अगर पूरे का ये निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, तो K इक्विवेलेंट इंटू आई करना पड़ेगा, V इज इक्वल टू KI। ठीक है, अब K इक्विवेलेंट यहाँ पे अब वर्ड आना शुरू हो गया। अब इसी K इक्विवेलेंट को हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तो हम लिख सकते हैं कि ये इसी फॉर्मूला को I के जगह पे अगर हम HL/Z रख दें, I क्या हो गया मेरा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, हेड लॉस यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हेड लॉस, डिवाइडेड बाई फ्लो पाथ। फ्लो पाथ क्या है, ये Z कैपिटल, तो ये कैपिटल Z हो गया। इसमें से अगर हम हेड लॉस, ये वाला जो फॉर्मूला है, अगर हम यहाँ से बनाना चाहें तो हम लिख सकते हैं ना कि हेड लॉस इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला आएगा, तो V इंटू Z डिवाइडेड बाई K इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये वाला वैल्यू हम लोगों को मिल गया, HL इज इक्वल टू V इंटू Z डिवाइडेड बाई K इक्विवेलेंट। अब I1 भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसी तरह से निकाल सकते हैं। I1 भी क्या हो सकता है कि अगर मेरा ये टोटल V है, मतलब वेलोसिटी अगर हम लोगों को पता चल रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि V डिवाइडेड बाई K1। I2 को भी हम लोग लिख सकते हैं कि V डिवाइडेड बाई K2, क्योंकि पानी जो यहाँ से फ्लो कर रहा है वो तो मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो पानी जो मेरा यहाँ से फ्लो कर रहा था, I1 इजिकल टू V/K1, I2 इजिकल टू V/K2 और IN इजिकल टू V/KN लिख सकते हैं। V इजिकल टू KI में से I का फॉर्मूला निकाल लिए। ठीक है, अब ये जितना चीज़ निकाले हैं, क्या क्या निकाले हैं, HL का फॉर्मूला निकाले हैं, यहाँ रखना है, I1 I2 IN का निकाले हैं, उसको यहाँ यहाँ और यहाँ ला करके रखना है। मतलब ये जितना वैल्यूज हम लोग निकाले हैं सबको क्या करना है, इक्वेशन 1 में जाके पुट कर देना है। तो V इंटू Z डिवाइड बाई K इक्विवेलेंट, ये HL का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ये Z1 छोड़ दीजिए, ये V/K1 क्या है, I1, V/K2 क्या है, I2, V/Kn क्या है, IN। अब ये जो मेरा फॉर्मूला है, अगर हमको कह दे हमको K इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या करना है, सिर्फ K इक्विवेलेंट को एक तरफ ले जाइए, बाकी सारी चीज़ों को एक तरफ ले आइए। तो K इक्विवेलेंट को अगर हम यहाँ ऊपर ले जाएं, यहाँ रखना चाहें K इक्विवेलेंट, तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, यहाँ मल्टीप्लाई होंगी और ये सारी चीज़ें यहाँ डिवाइड होंगी। इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि ये पूरा इक्वेशन यहाँ नीचे आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, ये V तो कैंसिल हो गया, क्योंकि V कॉमन ले लेंगे तो ये Z1/K1 Z2/K2 ZN/KN बचेगा। तो Z1/K1 प्लस Z2/K2 प्लस ZN/KN, और यहाँ ये आ गया कैपिटल Z। इसी को इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ये भी क्या हो गया, आपका वेटेड एवरेज ही हो गया, लेकिन आपको क्या है दूसरे तरीके से निकाले। अब वो क्या हो गया, टोटल डेप्थ डिवाइडेड बाई मेरा ये वाला हम लोगों का आ गया। ठीक है, तो ये K इक्विवेलेंट का हम लोगों का एक दूसरा फॉर्मूला हो गया। एक आपको ये याद रखना है, बस ये दो जो हम आपके ये पर्पल में फॉर्मूलाज बनाए हैं, एक आपका ये वाला, ये याद रखना है पैरेलल के लिए, सिंपल है, वेटेड एवरेज है, और ये वाला आपको याद रखना है कि ये हम लोगों का जब पैरेलल फ्लो नहीं होकर परपेंडिकुलर होगा तो उस केस में ये फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो यही है हम लोगों का, ये दो चीज़ आपको बस याद रखना है। थ्योरी नहीं आएगा एग्जाम में, पैरेलल स्ट्रेटिफाइड फ्लो से हमेशा न्यूमेरिकल आया है, किसी भी एग्जाम में देख लीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे न्यूमेरिकल पूछ सकता है, इसमें कोई कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आप मैनुअल कैलकुलेशन करके आंसर निकाल सकते हैं। तो इसलिए SSC JEE
जब भी उसके लिए पढ़िएगा, या फिर कोई भी AE JEE के लिए पढ़िएगा, या SBTE में न्यूमेरिकल्स, इन सारे में आपको क्या होगा, ये वाला टॉपिक मेरे हिसाब से सिंपल में ही काउंट होता है, इसलिए आपको पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, आधा घंटा का मुश्किल से ये लेक्चर है और 2 फॉर्मूला आपको याद रखना है। आपको कोई डेरिवेशन याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये 2 फॉर्मूला याद रख के जाना है। बस याद ये रखना है कि किसको किसके लिए याद किए हैं। अक्सर होता है कि फॉर्मूला दोनों याद है, नाम दोनों पता है, लेकिन इसके में किसके साथ कौन सा वाला था वो भूल जाते हैं। इसके लिए ये कहानी समझा दी है कि कहानी याद रहेगा तो भी काम बन जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो यूनिट नंबर 3 में परमिएबिलिटी से सिर्फ इतना ही है। और इसके बाद हम लोगों का आता है अब सीपेज वाला टॉपिक। वो डिफरेंट टॉपिक होता है, भले ही पानी से रिलेटेड है लेकिन वो डिफरेंट टॉपिक होता है। तो उसमें फिर हम लोग अब जाएंगे इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर से। आज हम लोगों का परमिएबिलिटी का पार्ट 1 यूनिट 3 का कंप्लीट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्लास होगा हम लोगों का न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में क्या होगा, वही सिंपल प्रॉब्लम्स जो आपके कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट, वेरिएबल हेड परमिएबिलिटी टेस्ट और आपको ये स्ट्रेटिफाइड वाले, ये तीनों को कंबाइन करके एक क्लास में न्यूमेरिकल रख लेंगे और उसके नेक्स्ट वाले से हम लोग सीपेज स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि आज हम आपको ये जो सारी चीज़ें समझाए हैं आपको ये समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।